नमस्कार, आप देख रहे हैं पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास। मैं हूं सुशांत सिन्हा। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आ गया है बॉस। और इस बार बजट में वो हुआ है जिसकी उम्मीद साल दर साल तो आम आदमी कहिए या कहिए मिडिल क्लास वो करता ही था। हमने भी पाठशाला में आम आदमी के टैक्स वाले दर्द का चैप्टर विस्तार से उठाया और नरेंद्र मोदी की खासियत यही है कि जो पब्लिक का दर्द है वो समझते हैं। उन्हें भी ये दिखा कि कैसे जीतोड़ मेहनत के बाद भी मिडिल क्लास की चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक दिन में वो न जाने कितनी चीजों पर जीएसटी बढ़ देता है और उसके बाद इनकम टैक्स अलग। इस बार के बजट में लगता है आम आदमी की सुन ली, बड़ी राहत मिली। अब कोई सवाल पूछ सकता है कि राहत सिर्फ गणित भर है या सच में कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि मिडिल क्लास इतना उपेक्षित तबका है कि उसके साथ कुछ अच्छा भी हो जाए ना तो उसको भरोसा जल्दी नहीं होता है। तो आज बजट 2025 के हर पहलू पर बात करूंगा पाठशाला की इस एक्स्ट्रा क्लास में, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। सोचा मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा है सर। ये तो हमारे लिए अच्छी ही मतलब खुशखबरी है समझो, अगर हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो। बजट का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। जो आज का बजट है बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि 12 लाख का हम रिबेट दें, 12 लाख के लोगों को हम इनकम टैक्स रिबेट दे रहे हैं, लेकिन महंगाई कहाँ रोक पा रहे हैं आप? कुल मिलाकर एक ऊंट के मुंह में जीरा आपने सैलरीड क्लास को जरूर दिया है, बाकी इसके अलावा इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं। I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. पाठशाला में हमने जो कहा वो वैसे का वैसा ही उतरा। मिडिल क्लास की दिक्कतों की चर्चा जो हमने की थी, उस चर्चा को जैसे पीएम मोदी ने संवेदनशीलता से सुना और मिडिल क्लास को अब तक की सबसे बड़ी राहत देते हुए मोदी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डिक्टेशन से पास हो गए। अगर हम मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे फिर तो बहुत ही अच्छा बजट है, क्योंकि 12 लाख रुपया के तक कोई टैक्स नहीं है और अगर आप सैलरीड हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 1275 हो जाता है, तो 1275 तक कोई टैक्स नहीं है। तो मेरे व्यू पॉइंट से तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बजट, बहुत बढ़िया। जैसे इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट 5.2% से इंक्रीज किया इस बार, तो उस हिसाब से अगर मिडिल क्लास को 12 लाख तक की मतलब छूट मिल रही है तो काफी सही है। फर्स्ट टाइम सोचा इन्होंने, फर्स्ट टाइम सोचा मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा है। खुश हैं आप इससे? हाँ ठीक है, हाँ बहुत खुश है। इस बार का बजट वैसे तो पीएम मोदी के विजन 2047 का रोड मैप माना जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर रहा है देश के मिडिल क्लास पर फोकस। 12,50,000 तक की इनकम पर टैक्स शून्य कर देना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बड़ी राहत है जिसकी उम्मीद हर बजट में मिडिल क्लास करता रहा था, लेकिन राहत सिर्फ मिडिल क्लास के लिए नहीं बल्कि कई स्तरों पर देश के लोगों को बजट में मिली है, जिसमें मिडिल क्लास तो है ही, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, किसान और व्यापारी भी हैं, जिन पर इस बार के बजट में फोकस किया गया है ताकि उनका भविष्य आर्थिक रूप से और बेहतर हो। इस सब के बावजूद लंबे समय बाद नौकरी पेशा लोगों को एक तरह से उनकी तपस्या का फल मिला है, टैक्स स्लैब में बड़ी छूट के रूप में। यही वजह है कि इस बार के बजट को टैक्स क्रांति का बजट तक कहा जा रहा है।
इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इधर मिडिल क्लास को मिली राहत के बाद तो विपक्ष जैसे सन्नाटे में ही चला गया। सरकार के हर बड़े फैसले या फिर काम में मीन मेघ निकालने वाले विपक्ष को जैसे सांप सूंघ गया। बजट पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया तो क्या हुआ, देखिए। So what do you have to say about the budget, sir? तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मीडिया बजट पर रिएक्शन मांगती रही और वो अपनी कार में बैठे और निकल लिए। इस बार मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने अपना पिटारा क्या खोला, विपक्ष की लाइन लेंथ ही गड़बड़ा गई। एक दिन पहले राहुल गांधी अपनी जाति वाली राजनीतिक लाइन को बजट का संदर्भ लेते दिल्ली के चुनावी मंच से समझा रहे थे। कल आपको दिखेगा फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगी ब्रीफकेस लेकर, वहां पे फोटो आएगी, फोटो देखना, फोटो में आपको एक दलित नहीं दिखेगा, एक आदिवासी नहीं दिखेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं दिखेगा, एक माइनॉरिटी नहीं दिखेगा। लेकिन देश की वित्त मंत्री ने जाति वाली लाइन देकर नहीं बल्कि हर नौकरी पेशा और आम भारतीय को बड़ी राहत अपने बजट में दी। तो क्या यही वजह रही कि विपक्ष के नेताओं को रिएक्शन देते नहीं बना? बजट पर सारी टिप्पणियां और टीकाएं किंतु परंतु के ब्रैकेट में ही रहीं। सैलरीड क्लास को वोट ये देने का मतलब है कि आप वोटर्स पर नजर रख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा चुनावी बजट है। ये तो बहुत पहले से हमारी मांग थी, एक्सपेक्टेशन थी कि सैलरीड क्लास को बढ़ना चाहिए। वहां पे वो 5 लाख और 7 लाख और 10 लाख हम लोग तो कह ही रहे थे, 15 लाख कम से कम होना चाहिए, चलो 12 लाख हुआ। जिस तरीके से नए टैक्स स्लैब्स ने ज्यादा कमाई हर व्यक्ति के हाथ में बचे, इस सोच के साथ इन स्लैब्स को तैयार किया गया है, तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल ये एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बजट। विपक्षी टिप्पणियां अपनी जगह, लेकिन सच यह है कि 12,75,000 रुपए की सालाना इनकम तक टैक्स को शून्य कर देने का मतलब क्या है, ये मिडिल क्लास से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। खास बात यह है कि मिडिल क्लास और गरीब तबके को लेकर कुछ समय पहले तक जो कांग्रेस टैक्स टेररिज्म का जुमला गढ़ते सरकार को कोस रही थी, अब वही सन्नाटे में जा चुकी है। और मध्यम वर्ग को तो टैक्स टेररिज्म, और अमीर लोगों को उन्होंने जो वायदा किया था देने का, तो 2-4 लोगों के लिए उनका वायदा था, वो कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए, पिछड़ों के लिए कुछ नहीं। तो एक दिन पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद मिडिल क्लास के नाम पर जो कांग्रेस सरकार पर तंज कर रही थी, फिलहाल वो मौन है। बजट 2025 ने कई स्तरों पर देश के लोअर और मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश की है। मसलन अब 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। 4 साल तक अपडेटेड ITR आप भर सकते हैं। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए हो गई है। कैंसर की दवाएं, मेडिकल उपकरण सस्ते हुए हैं। मोबाइल फोन और ई-कारें सस्ती होंगी। लेड और LCD टीवी सस्ती होगी। लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड और 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से जैसे फाइनेंस मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तो एक आम नागरिकों के लिए ये बहुत अच्छा पहल है कि 12 लाख पे ही टैक्स लगेगा। ये तो बहुत जरूरी था, क्योंकि सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद रहेगा और उनको बहुत टाइम से डिमांड कर रही है मिडिल क्लास की, उनके लिए कुछ किया जाए, तो इस बार किया गया है। मायूस किया है बजट ने और किसानों को कुछ नहीं मिला।
आपको लगता नहीं मिडिल क्लास को जो आपने टैक्स नहीं मिडिल क्लास, लेकिन मिडिल क्लास महंगाई कम चाहती है। अगर महंगाई कम नहीं होगी तो आप कितना भी रिबेट दे दोगे, मिडिल क्लास संपन्न नहीं होगी, उनकी जेब में कुछ पैसा नहीं होगा। अब जनता जनार्दन सही बोल रही है या विपक्षी नेता, फैसला आप कीजिए। लेकिन बजट को लेकर विपक्ष की तिलमिलाहट की वजह भी समझना जरूरी है। दरअसल इस बजट में जिस मिडिल क्लास की चर्चा हो रही है वो एक बड़ा वोट बैंक है। माना ये जाता रहा है कि यही क्लास देश की राजनीति में अच्छा खासा असर रखता है। इतना ही नहीं, यही क्लास देश का एक स्थिर टैक्स पेयर भी रहा है। चुनावों में इस मिडिल क्लास से वोट तो सभी लेते रहे हैं, लेकिन इसकी चिंता न करने के आरोप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर ही लगते रहे। साल 2022 में पीपल रिसर्च इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी यानी प्राइस ने एक अनुमान लगाया था, जिसके मुताबिक मध्यम वर्ग का परिवार वो परिवार है जिसकी सालाना आय 5 लाख से 30 लाख के बीच है, जबकि 8 लाख सालाना कम आय वाले परिवार को केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मानती है। पीपल रिसर्च इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी के मुताबिक देश में 2020-21 के बीच 31% आबादी मिडिल क्लास थी, यानी करीब 44 करोड़ लोग। जाहिर है इतने बड़े वर्ग को मिली राहत और पैसे की बचत कहीं न कहीं देश की इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। ये वर्ग अपने जीवन को बेहतर करने के लिए पैसे खर्च करेगा। टैक्स से बचे पैसे का इस्तेमाल वो अपने बच्चों के बेहतर एजुकेशन से लेकर अपनी जीवन शैली को ऊपर उठाने तक ही करेगा। किसी भी देश के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है बेहतरीन शिक्षा, स्वास्थ्य और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। बजट 2025 सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के खर्चे का लेखा जोखा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के रोडमैप का एक अहम हिस्सा भी है। नई ग्लोबल चुनौतियों को देखते हुए किस तरह के प्रावधान इस बजट में दिखे, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल मार्केट की डिमांड के मुताबिक जिस स्किल्ड मैन पावर की बात पीएम मोदी करते हैं, क्या उस प्रोफेशनल तबके को तैयार करने में यह बजट सफल होता दिख रहा है? अब इसको समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी का फोकस भविष्य के भारत पर है। यही वजह है कि इस बार के बजट में युवाओं और महिलाओं के लिए भी खास रोड मैप दिखा और इसमें कुछ स्टेप्स बेहद महत्वपूर्ण हैं। जैसे स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा, 500 करोड़ रुपए से 3 AI एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे, मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी, देश में 23 IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी, मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी, पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी, देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा, पटना IIT में हॉस्टल सुविधा बढ़ाई जाएगी, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा, स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। और इसलिए कहा जा रहा है कि वास्तव में बजट 2025 नए ग्लोबल ऑर्डर में भारत और भारतीयों की भूमिका को मजबूत करने वाला बजट है और इसका सूत्र एक ही है, मोदी का विजन 2047। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का, लेकिन उससे पहले भारत को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आगे 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का भी टारगेट है। मतलब एक एक स्टेप है जिस पर चलकर भारत को दुनिया के मंच पर शानदार पहचान मिलनी है। वैसे बीते 1 दशक से ज्यादा वक्त से मोदी एरा बहुत कुछ हुआ भी, जिस भारत को दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाकर तत्कालीन यूपीए सरकार अपनी पीठ थपथपा दी, वही भारत दुनिया के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना तो मोदी राज में। लेकिन अभी लक्ष्य दूर है और लक्ष्य है देश की आजादी के 100वें साल में भारत के एक विकसित देश बनाने का। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर दूसरी सुविधाओं की तस्वीर इस बजट में बेहतर होती दिख रही है? ये रिपोर्ट देखिए। I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण
आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। Continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. 2025 के इस बजट में ऐसा क्या है जो 2047 के विकसित भारत का रोड मैप बन सकता है? बजट में जो सबको सबसे पहले दिखता है वो है मिडिल क्लास कॉमन मैन को मिली बड़ी टैक्स राहत वाली झप्पी। क्योंकि टैक्स में बचे पैसे से खर्च करने की क्षमता बढ़ने या आर्थिक भाषा में कहें कि डिमांड साइड इकोनॉमी बूस्ट होने की संभावना बढ़ गई। इससे उम्मीद की जा सकती है कि सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला भारत और तेज चलने लगेगा। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। वित्त मंत्री ने गैर वित्तीय सेक्टर के रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन, लाइसेंस और परमिशन पर एक हाई लेवल कमेटी बनाने का ऐलान किया। राज्यों का इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स भी लॉन्च होगा। वित्तीय सेक्टर के मौजूदा रेगुलेशंस की समीक्षा के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी FSDC बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही जन विश्वास बिल 2.0 लाने का ऐलान हुआ है, जिससे अलग अलग कानूनों में अपराध की श्रेणी में आने वाले 100 से ज्यादा प्रावधान खत्म होंगे। आज जो बजट भारत की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, वह बजट बहुत ही संतुलित, ऑल इंक्लूसिव और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट है। 2025 के इस बजट में रोजगार सृजन का प्रयास नजर आता है। परंपरागत तौर पर ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले टेक्सटाइल और चमड़ा उद्योग जैसे सेक्टर्स में आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने वाले प्रयास हुए हैं। बजट 2025 की महत्वपूर्ण घोषणाओं में शामिल है इंडिया पोस्ट को सरकारी क्षेत्र के लॉजिस्टिक्स संगठन के तौर पर बदल देने का ऐलान। 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्त करने का फैसला भी हुआ है, जबकि 6 ऐसी दवाओं पर 5% की कस्टम ड्यूटी ही रहेगी। इंश्योरेंस सेक्टर में 74% FDI की सीमा बढ़ाकर अब 100% कर दी गई है। इस ऐलान से 2047 तक सभी का बीमा का लक्ष्य पूरा करने की उम्मीद पाली गई है। साथ ही महिला और SC/ST वर्ग के नए उद्यमियों को अगले 5 साल में 2 करोड़ तक के टर्म इंश्योरेंस की स्कीम लॉन्च करने की घोषणा हुई है। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को भी हेल्थ कवर देने का ऐलान बजट में हुआ है। औद्योगिक वस्तुओं पर लगने वाले 7 टैरिफ रेट खत्म करने की घोषणा हुई है। 2047 तक विकसित भारत के लिए ऊर्जा की जरूरत बढ़ने वाली है। 2025 के बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च करने का ऐलान हुआ है। इसके तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त 20,000 करोड़ से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की घोषणा हुई है, जिसका लक्ष्य 2033 तक 5 स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर्स विकसित करना है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने और राज्यों के साथ पार्टनरशिप में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च करने की घोषणा हुई है।
यही नहीं, दालों में आत्मनिर्भरता का प्रयास इस बजट का अहम पहलू है। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। बजट की एक खास बात और है जो 2047 का लक्ष्य मजबूत करती है। वो बात है राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने की काबिलियत। डायरेक्ट टैक्स की छूट से सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ का बोझ भले पड़ेगा, लेकिन 2025-26 में फिस्कल डेफिसिट घटकर जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। यानी सरकारी खजाने का घाटा पूरी तरह नियंत्रण में रहने वाला है। हालांकि जब इस बजट से सरकार 2047 के सपने को साकार होते देख रही है, तब बजट के बाद संसद के बाहर तो राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। So what do you have to say about the budget, sir? लेकिन सोशल मीडिया पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के शब्द हैं, गोली के जख्मों पर सिर्फ बैंडेड। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए आमूल-चूल बदलाव की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार के पास विचारों की कंगाली है। आज बजट पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे, मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। बजट 2025 पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सीधी तो नहीं है, लेकिन उनको भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं। जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? लोगों को स्नान न करा पाए, ये विकसित भारत की परिभाषा है। राजनीति के इन रोड ब्लॉक्स के बीच नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमण के बजट पर भरोसा जताया है। बजट 2025 संसद में पढ़ने के पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाई थी। अब शुभ और मंगल की कामना है। 2025 से 2047 के इस सफर में एक बड़ा कदम बढ़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।